एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। आज हमारे पैनलिस्ट में श्री पुष्परंजन जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जोशी जी हैं, जो जाने माने पत्रकार और बहुत से पत्रकारों के गुरु हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार माथुर साहब हैं, जो पीटीआई से लेकर के और आईआईएमसी तक गुरुओं के गुरु। कार्यरत रहे हैं और बहुत से लोग आपके शागिर्द हैं। और इस वक्त ऐसे साथी भी हैं कि जोशी जी के साथ प्रदीप जी काम कर चुके हैं और पुष्परंजन जी भी काम कर चुके हैं। हाँ, तो प्रदीप आप जी तमाम पायनियर में। पैनलिस्ट का आज के खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा चर्चा का धन्यवाद। विषय है प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या यूपी में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी। तो मैं सबसे पहले पुष्परंजन जी से जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं पुष्परंजन जी कि प्रियंका गांधी जो 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, सरगर्म हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, वहाँ की जनता पर। देखिए, ये ओपनिंग कमेंट है, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि लखीमपुर खीरी कांड जो हुआ है उसके बाद से प्रियंका गांधी सेंट्रल स्टेज पे हैं, और सेंट्रल स्टेज के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उनको एक तरह से उनमें जोश भरा है उन्होंने काफी। कल जिस तरह से राष्ट्रपति भवन गए हैं दोनों भाई बहन और वहाँ प्रतिवेदन दिया, उसका भी असर देशव्यापी एक चर्चा का विषय तो बना है कि उत्तर प्रदेश में वो लोग किस लाइन पे चल रहे हैं। आत्मविश्वास भी बढ़ा है, मगर उसे एकदम हम आज की तारीख में कह दें कि बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से नहीं कह के संगठन के स्तर पे भी नीचे जमीन पे कितने कार्यकर्ता उनके साथ हैं और उनके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं वो कितनी मजबूती से रणनीति तैयार कर रहे हैं, ये भी देखने की बात होगी अपने आप में। जैसे आज खबर एक आई कि शिवपाल यादव से भी संपर्क लगातार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अखिलेश खेमे से कोई एक बड़ी ताकत वहाँ इनसे जुड़ जाए। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा, चूंकि एक मौसम राजनीतिक यात्राओं का बहुत मौसम अच्छा हुआ है, तो राजनीतिक सामाजिक यात्राएं भी शुरू हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो पुराने नेता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो मथुरा पहुंच गए और शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा को देखने पहुंचे, उनसे मिले भी, उन्हें कृष्ण की लीला की भूमि पे उन्हें काफ़ी कुछ बताया, समझाया भी। ये गदा पकड़िए, गदा एक भेंट की कि आप उखाड़ फेंकिए इस अधर्म के रास्ते पे चल रही सरकार को। तो कई सारी नसीहतें दी और उसका संदेश ये गया कि धीरे धीरे ये लोग अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो रणनीति भी चल रहे हैं साथ साथ, और लखीमपुर खीरी कांड जो है उसको भी बहुत मजबूती से आगे कांग्रेस बढ़ाने की चेष्टा कर रही है। लेकिन उसे लेके एकदम हम ये नहीं मान लें कि प्रियंका गांधी रातों रात बहुत मजबूत हो गई, बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी सब कुछ। अभी से ये ख्याल बना लेना मुझे लगता है प्री मैच्योर है। जी गजाली साहब। जी, आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन के स्तर पर कांग्रेस का उतना मजबूत संगठन नहीं है, जबकि जो प्रियंका गांधी ने मूव लिया है कि अंधेरे में और पैदल और गाड़ियां बदल बदल के वो लखीमपुर खीरी पहुंच गई, उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की झलक नजर आई और लोगों में उत्साह आया। ये बात आपकी सही है। तो सवाल ये है कि संगठन के बगैर जोशी जी कितना कारगर साबित होगा प्रियंका गांधी का वहाँ सक्रियता और लोगों को जोड़ना, जो उन्होंने बनारस से मैसेज देने की कोशिश की, वो भी ध्यान में रखते हुए हमें इस चर्चा में बात करनी चाहिए। प्रमोद जोशी। देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में ही खाली बात करें तो बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ खाली प्रियंका गांधी की सक्रियता से या केवल उत्तर प्रदेश में सक्रियता से तो कांग्रेस के बारे में बात करना अधूरी बात होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी ने
जो लीडरशिप के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, जैसे फॉरेन एक्टिव होना, प्रियंका गांधी ने जमीन पर एक्ट किया, खाली ट्विटर से एक्ट नहीं किया। तो ये एक ऐसे राजनेता की जो समझदार भी हो और थोड़ा जमीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे नेता की उन्होंने भूमिका निभाई है मौके पर उन्होंने। और इससे क्या होता है, इससे पार्टी के वर्कर को भी थोड़ी सी एक प्रकार की एनर्जी मिलती है और वो फिर एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसा पुष्परंजन जी कह रहे थे, फिर और दसियों बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने खुद कहा कि एक तो संगठन होना चाहिए, अगर संगठन पीछे है तो आपकी एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो 10 गुना हो जाता है। अगर संगठन ठीक से नहीं है तो एनर्जी थोड़ी देर तक एक तेज मोमबत्ती की तरह जल करके फिर बुझ जाती है। तो क्या होगा ये तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस मौके पर भी, और मैं समझता हूँ पिछले 1 डेढ़ साल से जब से वो सक्रिय हुई हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने भर इस बात की कोशिश की है कि जो वक्त समय समय पर इश्यूज उठाए जाने चाहिए, जिस तरीके से उठाए जाने चाहिए और जैसे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखा जाना चाहिए, उसका प्रयास किया है। तो इस लिहाज से मुझे वो एक अच्छी सकारात्मक, बेहतर और अच्छी काबिल नेता लगती हैं। लेकिन मेरा ऐसा कह देने का मतलब केवल ये भी नहीं है कि मैं पूरी कांग्रेस की रणनीति को या पूरी कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति को या इस बात को देकर के बहुत उम्मीदें जाहिर करूं कि वो बहुत जल्दी कोई चमत्कार कर पाएंगी। ये अभी मुझे ये कहने में अभी कम से कम पूरा मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं। संभव है कुछ भी। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। खास तौर से अगर बीजेपी को परास्त करना है या बीजेपी को अगली बार 2022 में सत्ता में आने से रोकना है, तो कांग्रेस की रणनीति ही केवल काम नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस का ऐतिहासिक कारणों से अभी उतना असर नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसके बजाय कुछ दूसरे दल भी हैं जिनको साथ में रखना पड़ेगा या जो इसमें भागीदार बनेंगे, तभी कुछ संभव। जी, तो दूसरे दूसरे दलों को भी साथ में रखना पड़ेगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मैं थोड़ा याद दिला दूं कि 2017 में भट्टा परसोल नोएडा से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, गांव की यात्रा, और उन्होंने भी बनारस में जाकर के अपनी बड़ी का रैली की थी। और उस रैली में भी इसी तरह लोग जुड़े थे जिस तरह की प्रियंका गांधी की रैली में जुड़े। मेरा सवाल यह है माथुर साहब आपसे कि बनारस ही को क्यों चुना जाता है रैली करने के लिए? कोई दूसरा स्थान भी हो सकता है। और वहां भीड़ 2017 में भी जुड़ी थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इस बार जो भीड़ जुटी है प्रियंका गांधी के साथ, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी? देखिए, बनारस को क्यों चुना या नहीं चुना, ये तो आपको नेता ही बताएंगे जिन्होंने कि ये तय किया कि बनारस से शुरू करा जाए और ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बनारस क्योंकि प्रधानमंत्री की का चुनाव क्षेत्र है, इसलिए मानी बात है उस पर ज्यादा थोड़ा सा वहां काम शुरू करने से वहां पर ज्यादा उसका एक प्रभाव पड़ता है, सब है। देखिए, आपका जो मूल जो विषय है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या असर डालेंगी, ये कहना अभी मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने वाले हैं। जरा 10-15 दिन पहले सोचिए कि क्या किसी ने सोचा था कि ये लखीमपुर जैसी दुर्घटना होगी और इससे एकदम से पूरा सियासी माहौल बदल जाएगा। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये प्रीमेच्योर है अभी इसको एसेस करना कि क्या होगा। वैसे जैसा कि जोशी ने बताया, पुष्प जी ने बताया, बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से तो आप इससे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसके बारे में वर्डिक्ट दे देना जो थोड़ा जल्दी होगा। इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे हैरोल्ड विल्सन, उनका एक जुमला है जो बहुत मशहूर है कि 1 वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता बहुत वो है। मैंने खुद 77 के चुनाव में जो इमरजेंसी के बाद हुआ देखा कि कैसे सिचुएशन जो हफ्ते हफ्ते पर बदलती गई। जब इलेक्शंस अनाउंस हुए तो लगा कि इंदिरा गांधी आ जाएंगी मासिवली, और फिर हर हफ्ते जो है मैं रिपोर्ट करता था ट्रिब्यून के लिए, हर हफ्ते सिचुएशन बदलती गई। तो ये बड़ी, इसको कहा जाए फ्लूइड सिचुएशन है। तो क्या हो पाएगा जो है एक मुश्किल है। लेकिन दो बातें मैं आपसे कह सकता हूँ।
एक बात तो यह है कि कांग्रेस की चाहे यूपी में जो भी हालत हो जैसी है आपको सबको पता है, लेकिन अगर आप अखिल भारतीय स्तर पे देखें तो कांग्रेस की देर सवेर जो है भाजपा का विकल्प हो सकती है, और कोई क्षेत्रीय दल नहीं हो सकता। क्षेत्रीय दल वाले अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, सब हैं, कभी कभी दिखाने के लिए वो एक और स्टेट्स में भी चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है उसका। एक तो ये बात है कि आज या कल या परसों जब भी होगा तो कांग्रेसी जो है जी आने की बात है या माथुर लोगों को साहब। लामबंद करने की बात है। हाँ, हाँ, बोलिए। जी जी जी, आप जहां बोलते तक रहिए, उसकी आपकी। सवाल है तो मुझे मुझे लगता है कि आवाज आ रही है मेरी। जी जी, आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि और सब जो दल हैं बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। हाँ, बहुत और सब दल बड़े उत्सुक हैं कि किसी ना किसी तरह से बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो अब सवाल ये है कि जैसा प्रियंका गांधी ने कल कहा कि यूपी में वोट डिवाइड ना हो, ये उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है, औरों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आएंगे तो हो सकता है उससे पहले कोई समझौता हो जाए, उस समझौते में किसको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या है सब। एक और जो बात बड़ी अजीब सी कही जा रही है और बड़ा जुमला सा बन गया है कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि आती है। अब देखिए, मिसेस इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन है 1984 में हुआ था, ये सब लोग सब जानते हैं। 37 साल हो जी गए इंदिरा गांधी की उसको, जो भी आप उनको गए हुए। अब जो पूरी जो वोटर्स की जनरेशन है, इसने तो इंदिरा गांधी को देखा ही नहीं, ना उनके बारे में कुछ सुना ना कुछ कहा। तो वो अगर इंदिरा गांधी की तरह चल रही है, बातचीत कर रही है, मैं नहीं समझता उसका जो आधुनिक संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में कोई बहुत बड़ा उसका फर्क होने वाला है। लेकिन ये सही है कि वो क्या करना चाहिए, उनकी एक राजनीतिक शैली है जो लोगों को प्रभावित कर रही है अभी। तो मेरा मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा देखते जाइए क्या होता है, कैसे कैसे मामला होता है। उनकी रैली बहुत बड़ी हुई, अखिलेश की रैली बहुत बड़ी हो रही है, सब हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जो है, मैं समझता हूँ जनमत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका क्या हश्र होगा, कैसे होगा और क्या होगा, ये देखिए समय ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी एक बड़े प्रभावशाली विपक्षी नेता के रूप में उभर रही है। जी। पुष्परंजन जी, एक सवाल अभी ये आ रहा है कि प्रियंका गांधी के जाने से जो दूसरे सेकुलर दल हैं या जो दूसरे दल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सक्रिय, उनको ये लगने लगा है कि ऐसा वोट, जो वोट उनको मिलता रहा है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी अगर मजबूत होती है, कांग्रेस मजबूत होती है, तो वो सेकुलर वोटों को बांटेंगे? इसका नुकसान सेकुलर पार्टियों को होगा या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? ये बहुत अहम सवाल है जो आज की तारीख में लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सेकुलर वोट जहाँ तक उसकी एक कोई पार्टी को आप ले लें कि वही सेकुलर है, आज सेकुलरिज्म की परिभाषा बदल चुकी है। और खासकर तब जबकि सारे दल के लोग जो कम्युनिस्ट थे वो भी उन इलाकों में जा रहे हैं, सेकुलर बनने की चेष्टा पहले करते थे किसी जमाने में, लेकिन अब वो भी धागा होगा बांध के, और मंदिर मंदिर भी हो रहा है वहाँ पर, और जाति कम्युनिस्ट नेता भी पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास दल लेके कि भाई जातीय ये गणना होनी चाहिए देश में। तो इसलिए आप उन चीज़ों को तो भूल ही जाइए अभी। दूसरा है कि जो इंदिरा गांधी का जो अक्स ढूंढा जाता है बार बार प्रियंका गांधी में, और बेलछी की तुलना की जाती है जिस तरह से लखीमपुर खीरी की, बिल्कुल अलग है वो। बेलछी का जो कांड हुआ था, इंदिरा गांधी तब सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, मोरारजी भाई का जमाना था, और 11 लोग बेलछी में जिंदा जला दिए गए थे। 11 अगस्त 1977 की बात है, जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतरी, बारिश हो रही थी, बेलछी तक जाना था, तो हाथी पे चढ़ के गई थी। प्रतिभा पाटिल भी उस समय राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तो वो भी उनके साथ गई थी। बेलछी के बाद उनकी छवि बहुत ज़्यादा बदला, तो और उसके बाद फिर सत्ता में आने का सिलसिला जो शुरू हुआ, कांग्रेस की वापसी हुई। उसकी तुलना अगर हम प्रियंका गांधी से करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर्ड तुलना नहीं है। दूसरा नंबर कि अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने जो टिप्पणी की थी उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस को इस खुशफहमी में नहीं आनी चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाएंगे। आपको बहुत ग्राउंड वर्क करना होगा और आपको अपनी जमीनी सच्चाई को समझनी होगी।
उत्तर प्रदेश में खासकर जहां दलित वोट सबसे ज्यादा है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे डॉक्टर उदित राज भी हैं, जेएनयू के हमारे पुराने साथी हैं। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में, जब भी इनको देखता हूं तो कुछ सवाल मेरे दिमाग में जरूर आ जाते हैं, या सोचता भी हूं कभी कभी इनके बारे में, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक दलित नेता के रूप में क्यों नहीं वहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है किसी को, चाहे उदित राज हो या कोई भी हो। एक दलित वोट बैंक वहां पर है। कांग्रेस हर पार्टी आजकल देखिए कि अपने आप में उनको ब्राह्मण वोट चाहिए तो ब्राह्मण नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार में चुनाव हुआ, उससे पहले डॉक्टर उदित राज आ चुके थे और कांग्रेस में आ चुके थे, और एक महत्वपूर्ण लीडर हैं दलित समुदाय के। इनको बिहार के चुनाव में क्यों नहीं इनका इस्तेमाल हुआ, या बंगाल के चुनाव में इनको क्यों नहीं उस तरह से मंच दिया गया, या उत्तर प्रदेश में भी? ये सवाल दिमाग में कई बार आता है कि संगठन के स्तर पे आप किसी अपने अलावा और भी नेताओं को, सेकंड लाइन के नेताओं को क्यों नहीं आगे लेके आते हैं? ये प्रश्न जो है दिमाग में, आप चाहें तो अपने जानिब से पूछ सकते हैं इस बात को। जी गजाली साहब। इनकी आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज नहीं आ रही गजाली जी की। गजाली साहब अनम्यूट करिए। इनका खुद ही जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन नहीं, रहा हूँ, आपने बताइए। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, लास्ट में चूंकि ऐसा है कि आपने पासवर्ड का कोई कंडीशन थी तो सेक्रेटरी को बोलना पड़ा। अब जो सवाल है, हमारे पुराने दोस्त सवाल ये है, जी जी, सवाल ये है उसी तरह जी, पहले तो आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ने अभी बातचीत करी है, मैं उनको सुन रहा था। अब तो सेगमेंट खत्म हो रहा है, तो जो पूछना हो पूछ लो, नहीं फिर गुड बाय करते हैं। क्योंकि आपने वो आपका वो पासवर्ड मांग रहा था, तो पासवर्ड मेरे सेक्रेटरी के पास था। मैं नॉर्मली कनेक्ट नहीं करता, दिन भर वही लोग करते हैं, हमारे दो सेक्रेटरी है वही फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए लेट उसी हुआ। तरह जी, मैं जो सवाल था वो ये है कि जिस तरह की पंजाब में चन्नी जी को आगे लाया गया और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, इसी तरह उत्तराखंड में यशपाल आर्या जी को आगे लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी दलित नेता को, आप जबकि कांग्रेस के अंदर शामिल है, तो किसी दलित नेता को कांग्रेस क्यों नहीं आगे ला रही है? देखिए, ऐसा है कि बिहार के चुनाव को किस तरह से मिसमैनेज हुआ मैं जानता हूँ। 30-40 विधानसभा से डायरेक्ट मुझे फोन आते थे कि आप प्रचार करके आइए, प्रचार करने आइए। स्टार प्रचारक भी मैं था। एक कार्यक्रम नहीं दिया। जब वार रूम से चेक करता था तो कहते थे साहब डिमांड नहीं आ रही। और उधर लोग परेशान हो रहे थे। कम से कम 35 या 37 विधानसभा से डायरेक्ट एक बार नहीं, 2 बार 3 बार फोन कर रहे थे कि आप मेरे क्षेत्र में आकर के बोल के जाइए। और इधर क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा था। तो मैं बिहार पटना जा करके 2-3 दिन रहा, वापिस आ गया। हमका चुनाव में जब हमें संबोधन के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, उधर कैंडिडेट चिल्ला रहे हैं कि मैं जाऊं, तो कोई ना कोई गैप था। इसके वजह से पार्टी का परफॉर्मेंस वहां पर कमजोर हुआ, गैप था। और मैं वहां पर बंगाल चुनाव के पहले दलित पंचायत तो किसान के पक्ष में करके आया। उसमें भी देखा कि स्टार प्रचारक में नाम ही नहीं था। तो जाति समीकरण तो वहां करता है। अब यह है कि ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। प्रियंका जी और राहुल जी इसको ट्रैक दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार में जरूर कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन की जरूरत है। वहां के संगठन का संगठनात्मक स्तर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि भाई वोट तो चाहिए, लेकिन भागीदारी देंगे तो। अब जब से
ये 90 के पहले से ही। अब जैसे अभी प्रमोद जोशी जी या प्रदीप कुमार जी कोई बोल रहा था, उदित राज जी, मैं एक अरे सवाल 1 आपसे मिनट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए उसी जी से। जी जी अब हर आदमी आइडेंटिटी खोजता है। अब मोदी जी को सवर्ण से बैकवर्ड बनना पड़ा, और मोदी जी को अगर वोट लेना होगा तो दलित भी बन जाएंगे, अति दलित बन जाएंगे, और वो सिद्ध भी कर देंगे अपने भाषणों से कि मैं इससे ज्यादा दलित है ही नहीं, वो कलाकार आदमी है। तो आज मतलब कहने का यह है कि दलित समाज के लोग भी अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं, और राहुल जी से मैं कई बार मिला, उनमें ये चीज है, वो चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व सबको मिले। और प्रियंका जी और चाहते हैं कि जो आप कह रहे हो ठीक बात कह रहे हो। अब संगठन के अंदर दुरुस्त करने की जरूरत है, इतना मैं कहूंगा। लेकिन जो भी कुछ दलितों का उत्थान हुआ वो कांग्रेस के पार्टी की वजह से हुआ। रीजनल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को नहीं बचा सकती है, एक नेशनल पार्टी ही बचा सकती है। रीजनल पार्टी को चाइना के मामले में कोई मतलब ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, प्राइस राइट से कोई मतलब ही नहीं है। उदित राज जी, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह चन्नी जी को पंजाब में लाया गया, यशपाल आर्या जी को उत्तराखंड में आगे लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मायावती के बारे में ये बात बहुत वादे हो गई कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती हैं, तो वो स्पेस खाली हो रहा है, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं किसी दलित नेता को आगे लाती? ये एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ऐसा, में। ये सवाल मुझसे तो ये जवाब मुझसे आप पा तो सकते नहीं हो, और मतलब है कि मुझे देना भी नहीं चाहिए, ना मुझसे पूछना चाहिए सवाल। तो मैं इसके मामले में मैं क्या कह सकता हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो उसमें बैनर हेडलाइन लगती थी शुरुआत में कि ओनली दलित फेस ऑफ बीजेपी, ठीक है। उसके बाद में मैं लगातार दलित की ही आवाज उठाता रहा। उसके पहले 5 साल कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश किया, टाइम भी नहीं कांग्रेस में मिला, यानी अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। कांग्रेस इतना क्लोज थी उस समय, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, वरना बीजेपी में जाने का मतलब नहीं। जब 2019 में सब बीजेपी में जा रहे हैं तो मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सारे लोग, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैं बीजेपी माइंडेड कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो कांग्रेस का दरवाजा ही बंद था पूरा। तो ये तो बात तो है कहीं। ये सवाल हम प्रमोद जोशी जी से मालूम कर लेते हैं। जोशी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको। हाँ, अनम्यूट कर लिया है मैंने। हाँ जी जी। कांग्रेस तो पार्टी, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह की जगह जगह दलित नेताओं को आगे लाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में एक स्पेस खाली हो रहा है मायावती की जगह, तो उस स्पेस को भरने के लिए कांग्रेस किसी दलित नेता को क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रही है? देखिए क्यों नहीं कर रही तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि जैसा उदित राज जी नहीं बोल कह सकते, वो मैं भी क्या कहूँ, ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि कांग्रेस पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण, ये दो एक सेगमेंट्स बताए जाते हैं पहले से, जो उत्तर प्रदेश की ताकत रहे थे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो भी सोशल बेस था ये 90 के दशक से ही खोना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 4-5% तक वोट पर चली आई है कांग्रेस पार्टी। तो उसको अपना आधार तो पहचानना ही चाहिए और उसकी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि मायावती जी हैं वहां पर दलित लीडर, लेकिन दलितों के तमाम सेगमेंट्स ऐसे हैं जो अभी सब मायावती जी के ही प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी काफी दलित वोट लेती है, कई क्षेत्रों में तो बहुत इंपॉर्टेंट वोटर है दलित। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, सोचने की बात कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से अपने साथ अच्छे दलित नेताओं को साथ में रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए, और उनको शिखर पर, मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व में भी झलकना चाहिए कि ये पार्टी है जो
देश के जो सामाजिक जो न्याय से जुड़े हुए और सामाजिक उत्थान से जुड़े हुए या जो वो वर्ग हैं जो पीछे रह गए हैं, उनको साथ लेकर के बढ़ना चाहती है। कांग्रेस की वही ताकत थी। अब आज अगर कांग्रेस के साथ वो तबका नहीं है या कम हुआ है, तो ये कांग्रेस की लीडरशिप के सोचने की चीज है। तो नैरेटिव में भी खाली कहने से तो बात नहीं होती, खाली ट्वीट करने से तो कोई भी चीज नहीं संभव है। नैरेटिव में भी और जो एक्शन में भी, ये दोनों चीजें दिखाई पड़नी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में इसकी अभी परीक्षा होगी, और ये परीक्षा केवल नेताओं को आगे बढ़ाने से ही नहीं होती, फिर टिकट देने से भी होती है। कौन सी सीट से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कौन से विषयों पर लड़ाई लड़नी है, तो बहुत कई विषय हैं। और कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा मुश्किल काम भी है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि लक्ष्य कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास लोकसभा में भी जो स्थिति है वो आपके पास है, और विधानसभा में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये सब चुनौतियां हैं। और मैं समझता हूँ आपने अगर प्रियंका गांधी को लेकर के आज की बात रखी है, तो ये तो प्रियंका जी के सोचने का विषय है। और उनको उनके पास मैं समझता हूँ डॉक्टर उदित राज अगर उनको सुझाव नहीं देंगे तो फिर कौन सुझाव देगा। ये तो जो पार्टी के भीतर का लीडरशिप है वही अपनी पार्टी में, इसका मतलब है कि या तो अंदर बात होनी चाहिए पार्टी के भीतर, और अंदर बात होगी तो वहां इस बात को रखा भी जाना चाहिए। भाई मैं जोशी जी मैं अपने बारे में क्या बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, आप 22 तो साल से नहीं अपने बारे में नहीं, आप मतलब नहीं कि लीडरशिप को आधा हम मिनट जरा प्रदीप माथुर जी से बात कर लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आधा मिनट के लिए मुझे मौका दे दे, आधा मिनट। जी जी अपने आप मैंने संगठन बनाया, कर्मचारियों अधिकारियों, काशीराम जी और पासवान जी से भी बड़ी बड़ी रैलियां करी, आपने खबर करवाई है, आपने हमें एक समय में जस्टिस दिया है, हिंदुस्तान अखबार में जस्टिस दिया था कि उनसे भी बड़ी दमदार रैली थी दोनों से। कोई भी चौराहा होगा, गली होगा, मोहल्ला होगा, गांव होगा, वहां ज्यादातर लोग मुझे जानते पूरे देश में। पार्टी किसी को दलित नेता बनाए उससे नहीं बनता, जनता किसको बनाती है। मैं तो बना बनाया पड़ा हूँ, अगर जिस दिन हमारा उपयोग हो जाए तो मायावती जी इतिहास बन जाएंगी। मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ। जी जी माथुर साहब, मुझे आपसे ये दरियाफ्त करना है कि 2017 का अगर आप चुनाव देखें, जो डेटा मेरे सामने है, इसमें ब्राह्मण और दलित वोटों का काफी बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया था। और जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी कि जाटवों के अलावा बाकी तमाम दलित और यादवों के अलावा बाकी तमाम ओबीसी, ये जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। आज की स्थिति में जब प्रियंका गांधी वहां बहुत सक्रिय हैं और बहुत कोशिश कर रही हैं, क्या ब्राह्मण वोट और दलित वोट उसी तरह उनके साथ आ पाएगा जैसे पहले कभी उनका जनाधार हुआ करता था? देखिए, ऐसा है कि आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि बात बहुत पुरानी है। जब मैं एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होता था और उदित राज जी तब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था और ये कर्मचारियों के एक बहुत तेज तर्रार नेता थे, तो मैं समझता हूँ कि उदित राज जी का जो पूरा कैलिबर है या जो भी कुछ है वो एक जाति आधार पर ना होकर के एक अच्छे नेता का हो सकता है, जिसका कि पार्टी कई तरह से प्रयोग कर सकती है, ना सिर्फ एक दलित नेता के रूप में बल्कि एक तेज तर्रार अच्छे नेता के रूप में कर सकती है। दूसरी बात ये जो आप ये बात कह रहे हैं, मुझे कभी कभी ये लगता है, क्योंकि मैं उस युग का पत्रकार हूं जबकि हम लोग सारे चुनाव को सिर्फ जाति के एंगल से ना देख करके कुछ एक विचारधारा के एंगल से भी देखते थे। मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद अभी भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सोचने का तरीका जो है वो पूरी तरह से जाति आधारित नहीं, ये मेरा मानना है। तो इसलिए हो सकता है शायद उनको ये बात ना समझ में आई हो कि उदित राज जी जैसा क्या करना चाहिए, कैपेबल आदमी जो है, इसको सिर्फ एक दलित नेता के रूप में ही प्रोजेक्ट किया जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस वक्त एक उससे गुजर रही है, एक समझिए कि जिसको कहते हैं कि कैथारिसिस से गुजर रही है, और वो लोग जो देख रहे हैं कि कौन है क्या है और अच्छे लोगों को सामने आगे लाएंगे। मतलब जहां तक दलित उसका सवाल है, ये सही है कि कांग्रेस का जो पुराना जो है, जो उसका जनाधार रहा है वो दलित मुस्लिम और ब्राह्मण का रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये है कि इस वक्त जो है जिस तरह से उनका पूरा एक रीथिंकिंग चल रही है, नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम देखें कि पार्टी के रूप में बहुत परिवर्तन शीघ्र ही होगा। मतलब ये मेरा मानना है और ये सब है।
देखिए एक दो बातें और हम लोग को समझनी चाहिए। बड़े हर आदमी ये कह रहा है कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, ये नहीं है। मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे साहब हम लोगों ने पिछले एक साल में कम से कम 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करी। ये बात मुझे पहले भी बताई गई थी, मुझसे भी कहा गया था कि कोई उसके लिए बात हो। तो ऐसा नहीं है, काम नहीं हो रहा। हम लोग, मुझे लगता है कि कभी कभी एक मन बता लेते हैं, उसी पे हम लोग जो है उसी को बात को रिपीट करते रहते हैं सब में। मेरा मानना ये है कि देश की राजनीति अब जैसे दौर पे है तो गुणात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसको हम लोग सांप्रदायिकता और छोटेपन और जातिवाद की इस निम्न बिंदु पे ले आए कि इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। मतलब ये है, तो जो भी विचारवान आदमी है वो सोचेगा कि इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और जब ये थिंकिंग होगी तो मुझे लगता है कि राजनीति के नए आयाम निकलेंगे। मतलब जहां जी तक इनका रहा, जैसे अभी उदित राज जी ने कहा, मायावती की बात ये सही है कि उन्होंने राजनीति को, दलित राजनीति को बिल्कुल एक ऐसा आयाम दिया जो कि बिल्कुल ही कहना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ी शर्मनाक किस्म की बात है। मतलब और वो चाहती तो सचमुच काम हो सकता था। तो मुझको ये लगता है कि अभी हम लोग जो है देखें कांग्रेस की राजनीति किधर जाती है, कहाँ जाती है, सब है। मुझे जरूर लगता है कि नए आयाम होंगे, नए लीडर्स आएंगे। अब देखिए कन्हैया कुमार जी का जी जो उसमें पार्टी माना, ये बिल्कुल एक नई तरह की बात है, किसी को लग ही नहीं रहा था वो आएगा। मतलब और अभी भी कांग्रेस में कई ऐसे यंग लीडर्स आ गए जिनका शायद हम लोग पत्रकार लोग नाम भी नहीं जानते हैं, जो कि गांव ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि चुनाव में 22 में कांग्रेस कितनी सीटें ले आएगी, क्या ले आएगी, कुछ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक जगत में, जो कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो पूरी तरह सांप्रदायिकता और जातीयता के निम्न तब बिंदु पे है, उसमें कोई ना कोई गुणात्मक सुधार जो है मुझे अपेक्षित लगता है। जी आपने सही फरमाया माथुर साहब कि उदित राज जी ने जो काम किया है, चाहे वो कर्मचारियों का हो और दूसरे काम हो, उस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा है और कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन हमारे सामने एक और बड़ा सवाल है कि आज की स्थिति में भारत में ये बात कही जाती है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस, और कांग्रेस में गांधी परिवार पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। तो पुष्परंजन जी, आप इतने लंबे अरसे से चीजों को वॉच कर रहे हैं, क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस सरवाइव करेगी, या उस तरफ कांग्रेस को सोचना चाहिए? देखिए ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा दलित वाला जो सेगमेंट है उसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी जी देखिए जी उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस की जो रणनीति मैं पहचानने की चेष्टा कर रहा हूँ, उसमें ये है कि ये लोग कांग्रेस 21% जो दलित वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अपने आईने में उतारने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का इस्तेमाल करना चाहती है। पंजाब का सीएम उत्तर प्रदेश में आके लखीमपुर खीरी कांड के बहाने भी सही, लेकिन वहां आके वहां रमगढ़िया रविदास वोट जो हैं उनको प्रभावित कर लें शायद, मगर सारे तो दलित सेगमेंट में नहीं आते हैं ये सारे लोग, सारी जातियां। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो हैं, वो उनके चन्नी के प्रभाव में तो शायद आए नहीं आए, या और भी बहुत सारी जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। तो आप एक आयातित नेता को लाके उत्तर प्रदेश के दलित वोट को आप अपने उसमें लाना चाहते हैं, अपने आईने में उतारना चाहते हैं, एक मुश्किल, क्योंकि कोई भी अपना चेहरा ढूंढता है उसमें। चंद्रशेखर आजाद की भीम पार्टी, उसका इस्तेमाल कैसे कहाँ हो रहा है, कैसे आप जोड़ना चाहते हैं, या फिर मायावती ने जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा को जोड़ के दलित ब्राह्मण समीकरण के हिसाब से अपने समय में उसका इस्तेमाल किया था। कांग्रेस इन चीजों को लेके किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, या लोकल दलित नेता को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश को रिफ्लेक्ट करता हो वैसा चेहरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उदित राज ही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला चेहरा लेके आप ओरिजिनल उस जमीन का चेहरा लेके क्यों नहीं आ पाना चाहते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि कांग्रेस इतनी ऐतिहासिक पार्टी है, ठीक है, वहां पर ये ग्रुप 23 जो है ये बार बार इसी तरह का सवाल पूछता है कि भाई इनके बगैर कांग्रेस को क्यों नहीं चलाया जा सकता है, कांग्रेस को तो यही प्रश्न यहाँ पर है। लेकिन क्यों आप उसे माइनस करके कैसे आप कांग्रेस को भी चलाना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक पार्टी है और इस पार्टी की बुनियाद में आप उसे कैसे माइनस कर देंगे? नेहरू गांधी परिवार को इसे सींचा है, इस परिवार ने उसे खड़ा किया है, इस दो त्याग, दो आइकॉन इनके मारे गए, उसे माइनस कर देंगे, ये मुश्किल है। इसे माइनस करके फिर आप कांग्रेस का चेहरा अगर लेंगे तो कई
उसके फिर डिवीजन होंगे। इसीलिए उसे एक समग्रता के रूप में हमें देखना चाहिए, उसको देखने की आवश्यकता भी है। उत्तर प्रदेश में वोट जो है सिर्फ ये ग्रुप 23 का चेहरा देख के लोग नहीं दे देंगे जी। मैं यहीं पर इंटरवीन करूंगा पुष्परंजन जी से सहमत होते हुए कि ये केवल परिवार नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर एक समाज, एक इतिहास छुपा हुआ इतिहास है। तो यह भाई बात बता सकता हूँ कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं चल सकती है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं चल सकती, रीजनल पार्टी चल सकती है। इंडियन माइंड डेमोक्रेटिक माइंडेड नहीं है, अभी पीपुल डेमोक्रेटिक माइंडेड नहीं। अब लोग प्रियंका जी को, राहुल जी को के पीछे जाएंगे, अब भीड़ उनके लिए लगती है, दूसरे के लिए नहीं। माना कि और नेताओं को इन्हें डेवलप करना चाहिए था, वास्तव में डेवलप नहीं हो पाए। जब से अहमद पटेल जी का पूरी व्यवस्था रही कांग्रेस में, पहले थे स्टालवर्ट्स, बाबू जगजीवन जी बड़े स्टालवर्ट नेता थे, कई ऐसे नेता थे कि जिनका खुद की अपनी बड़ी हैसियत थी, आज नहीं है। या तो उस हैसियत के नेता हों जो रीजनल बड़े बड़े नेता थे, आज इन्हीं के आगे जो पब्लिक है इन्हीं के नेतृत्व में यकीन करती है। इस परिवार ने काम भी बड़े अच्छे किया है, चाहे मनरेगा का है, चाहे आरटीआई का है, चाहे SC/ST का, जाति पात से बहुत ऊपर है और बहुत सेकुलर है। और जो भी उत्थान हुआ दलितों का, ये कांग्रेस परिवार ने ही किया, गांधी परिवार ने किया। तो कम से कम दलितों को मैं मानता हूँ कि जहाँ गुमराह है वो अलग बात है। हम आपके पास आते हैं, पुष्परंजन जी बात पूरी कर लें, हम आपके पास वापस आते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो चुकी है, पुष्परंजन जी मेरी बात पूरी हो चुकी है, गजाली साहब हो गई। उदित राज जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर उदित मेरी बात पूरी हो गई, मेरी बात भी पूरी हो गई, टिप्पणी दीजिए। नहीं मेरी बात पूरी हो गई। जो आप कह रहे थे, तो जो जी मैं ये कहता हूँ कि G22, 23 में जो लोग हैं, मैं माना कि कांग्रेस के अंदर कोई कमी है, आप उसको उजागर करिए। बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, हर तरह के ख्यालों के लोग हैं इसमें, लेकिन आप अमित शाह, मोदी के ऊपर एक ट्वीट नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है आपकी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या इनकी वर्किंग के ऊपर तो आप उंगली उठाने की हिम्मत रखते हैं, मोदी अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं करते? अरे भाई, महंगाई है, कोविड की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जेल भेजा जा रहा, आर्यन खान को जेल भेजा गया, यहाँ पर जामिया में क्या हुआ, दिल्ली दंगे में क्या हुआ। अरे इनके पास धन है, 10-10 साल तक इन्होंने राज किए हैं, ये क्यों नहीं सड़क पर आते? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इनकी क्या यही बात है कि कांग्रेस को क्वेश्चन करें? ये भी तो सड़क पर उतर सकते हैं, अपने बूते पर उतर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कमी को उजागर अगर कर रहे हैं पार्टी के अंदर, तो ये भी तो करें। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गाली, नहीं गजाली जी एक बात, सबसे ज्यादा गाली अगर नहीं ना, सुन लीजिए आप एक मिनट, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा आलोचना भाजपा और आरएसएस से अगर कोई झेलता है तो मैं झेलता हूँ, राहुल जी के बाद में मैं झेलता हूँ। ये क्यों नहीं, मान लीजिए पार्टी काम नहीं ले रही, तो जैसे मैं अभी कोई पोस्ट पर नहीं, सड़क पर उतर जाता हूँ बार बार, तो ये भी तो उतरे सड़क पर, ये भी तो लोगों को लड़े। ये देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है क्या? जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है क्या? 10 साल ये मिनिस्टर रहे हैं, 20 साल 25 साल से सरकार, मतलब पब्लिक फिगर है, संसाधन वाले हैं, ये तो यहाँ तो दमखम तो दिखा सकते हैं भाई ये लोग। जी मेरा आपसे इसी में जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि जो G23 में नेता शामिल हैं, इनमें क्या कोई नेता ऐसा है जो अपनी बेस पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपनी स्टेट जिता सकता है? वो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं। अरे कुछ तो करेंगे, एक ट्वीट तो कर दें, इतनी हिम्मत है तो ट्वीट करने तक की हिम्मत नहीं है। जी आप ये बताइए। जी ये सवाल नहीं पूछ सकते कि आप लड़के लड़कियों को जेल में भेज दिया, आपने क्यों भेज दिया भाई? जेएनयू को बर्बाद कर रहे हैं, जामिया को किया बर्बाद, बिहार में चुनाव में मतलब रिगिंग हो गई, बेईमानी की सरकार है, दिल्ली दंगा में ये भी नहीं कर सकते लोग। जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जोशी जी। जी हाँ जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो G23 है उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, क्या इनमें से कोई नेता ऐसा है जो अपनी बेस पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने आसपास के
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस को जीत दिला सकता है? देखिए, पार्टियों में ऐसे नेता भी होते हैं जो जीत दिला सकते हैं और ऐसे नेता भी होते हैं जो जीत नहीं दिला सकते, वो किसी और जगह पर काम आते हैं। क्योंकि जो भी लोग हैं वो हैं तो सीनियर लीडर्स, और किसी ना, अब चाहे वो कपिल सिब्बल हो तो आपके मुकदमों को लड़ने का, या आपके बहुत सारे कानूनी मसलों पर बोलने का, या आज़ाद साहब हैं तो वो उन्होंने कुछ काम किए जब पार्टी के भीतर के कई तरीके से कई राज्यों में जाकर के, खास तौर से जैसे कर्नाटक में गए और वहाँ सरकार बनी, तो ऐसे ही मनीष तिवारी हैं या दूसरे और नेता जो भी हैं, मैं उनके भीतर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो G23 वाले जो बात कह रहे हैं, वो बात भी कांग्रेस की एक बात है। यानी कांग्रेस को अपनी लीडरशिप के बारे में और अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर के बारे में, आप G23 को छोड़ दीजिए, उनकी कोई बात मत सुनिए, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एज लीडर दिखाई पड़ रहे हैं? ठीक है, परिवार का भी चले, कोई बात नहीं, पर उनको भी लीडर होना चाहिए ना। इसमें क्या बुराई है कि अगर अध्यक्ष पद आपने छोड़ा 2 साल पहले, तो अब उस अध्यक्ष पद को या तो वापस ले लीजिए या फिर कोई और व्यवस्था कीजिए। अगर ये 2 साल से आप अध्यक्ष पद के चुनाव को या किसी चीज को टालते चले जाएंगे, तो ये छोड़ दीजिए कि आपके पार्टी के भीतर क्या रिएक्शन होगा। आप ये सोचिए, वोटर या जनता के बीच में क्या रिएक्शन होगा, कांग्रेस पार्टी की छवि क्या बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी के 3 मसले हैं, एक संगठन का मसला है, एक नेतृत्व का मसला है, और तीसरा नैरेटिव का मसला है। जिस नैरेटिव को लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है, उस नैरेटिव, क्योंकि अभी कई बार कहा था सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, कई बार उस चीज को पसंद किया जाता है, कई बार उसको, अभी जब गुजरात का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी को मंदिरों में जाना पड़ा या जनेऊ पहन करके या अपना गोत्र बताना पड़ा, अभी प्रियंका जी को जाना पड़ा। कोई बुराई नहीं है हिंदू होने में। आखिर हिंदू होने का कोई मतलब ये तो नहीं है कि आप नेहरू हो गए। आप मंदिर जाइए, अच्छी तरह जाइए, क्योंकि हिंदू को होकर के भारत में अगर बहुसंख्यक हिंदू है तो आपको क्या परेशानी है। तो बात सिर्फ ये नहीं है हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई होने की, बात सिर्फ यह है कि अपने नैरेटिव को क्लियर करना चाहिए, नेशनल इश्यूज के नैरेटिव से जुड़ा क्लियर करना चाहिए। हम वामपंथी हैं या सेंटरिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं, ये क्लियर करना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी के सामने 3 मसले आते हैं बार बार। लीडरशिप का एक मसला, लीडरशिप के मसले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। जो भी, अगर देखिए सोनिया जी कब तक इस ऐसी जो ये असमंजस की स्थिति है उसमें काम करेंगी। आखिर राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को लीडरशिप लेनी है तो उसको जिस रूप में भी लेना है, अगर वो अपने को संरक्षक के रूप में रखते हैं, कोई नया अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी बनाएं, अब समय आ गया है। इसके बाद मैदान पे कूदें, चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के फौरन बाद आपका दिल्ली में केंद्र सरकार का 2024 का चुनाव आएगा। ये समय गुजरते हुए पता नहीं लगता। तो जैसा कि शुरू में प्रदीप जी ने कहा, कई बार 1 हफ्ते का समय बहुत होता है पॉलिटिक्स में, सही बात है, वो 1 हफ्ता तो कभी आ जाए जब सारे निर्णय हो जाए। जी, तो प्रदीप जी आपसे मेरा फिर सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे दल ऐसे हैं जिनको मिलाकर कांग्रेस एक बड़ा संगठन बना सकती है, आप क्या सोचते हैं, क्या उनको कांग्रेस को अप्रोच करना चाहिए और मिलाकर के, जिस तरह की छोटे दलों को बीजेपी ने जगह दी, स्पेस दिया, बीजेपी तो लोगों को कहा जाती है लेकिन कांग्रेस के अंदर उनको मान सम्मान देने की व्यवस्था रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या छोटे दलों को मिलाकर कांग्रेस को बड़ा काम करना चाहिए? देखिए, 2 बातों के बारे में थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, तब हम कुछ समझ सकते हैं बातें। एक बात तो है कि जैसा भी आप पूछ रहे थे कि 23 लोगों में कितने लोग चुनाव जीत सकते हैं अपना, तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि 23 लोग अगर इंडिपेंडेंटली लड़े बिना नेहरू गांधी परिवार की सहायता की, तो कितनी लोग अपनी जमानत बचा सकते हैं, इस पे आपको ये करना। जी, बात यह है कि इसको बिल्कुल आप लोग स्पष्ट समझ लें कि ये बात हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन ये जो है, मैंने कई लोगों से बात करी, मैं ओपिनियन पोल वालों से भी बात करी, सब कुछ किया। सत्य ये है कि 85 से लेकर 90% कांग्रेस के वर्कर्स जो है, और मेरे ख्याल से उदित राज जी शायद इस बात को मुझसे ज्यादा चीज जानते होंगे, ये जो है, सब बातों के बावजूद, बीजेपी के नितांत दुष्प्रचार के बावजूद भी आज ये कांग्रेस के 85 से 90% लोग जो है राहुल के साथ है, मतलब राहुल और प्रियंका के साथ है। ये तो बातें हम समझ लें।
जब आपने ये समझ लिया तब आपको पता होना चाहिए कि जहां तक छोटे दल है उनको आधा ये सब है, उनका क्या महत्व है क्या नहीं है, ये सब जो है सब बात है। मैं नहीं समझता कि छोटे दलों की भूमिका जो है इस चुनाव में बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। मैं नहीं समझता। मुकाबला जो है जैसे कि आज हमें दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ वो त्रिकोणीय होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा। मैं समझता हूँ कि मायावती जी की भूमिका भी चुनाव में बहुत छोटी सी रहेगी, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा, ये कहा जा रहा है वो बीजेपी की बी टीम है और सब है। आजाद भी उनके खिलाफ है, हमारे उदित राज जी भी जो है कांग्रेस में है, सब है, तो एक सिचुएशन बड़ी अलग होने वाली है। जी अब इसमें सबसे जी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो जो बात हम लोग फिर भूल रहे हैं उसमें अपने गर्मी में, कि क्या करना चाहिए कि जो कांग्रेस जो है वोट जो काट रही है वो बीजेपी की काट रही है, ना कि समाजवादी पार्टी की काट रही है। जो जी बड़ी जात है, जो जो समाजवादी पार्टी का जो मेन स्टे है, जो जिसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस या मिडिल क्लासेस कहते हैं, वो कभी कांग्रेस के साथ था ही नहीं। कांग्रेस का जैसे आप ही ने कहा दलित और हरिजन, हरिजन दलित और ब्राह्मणों की पार्टी रही थी, उसके बाद मुसलमान उसके साथ थे, सब था। तो मुझे लगता है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग है, और इसलिए जो है सिचुएशन जो है काफी अलग हो सकती है आगे आने वाले। छोटे छोटे दलों का जी जहां तक सवाल है, जब वो देखेंगे कि भाई उनका क्या क्या है तो अपने साथ जुड़ जाएंगे, तमाम समाजवादी पार्टी के साथ चले गए या कुछ कांग्रेस के साथ भी चले जाए, मतलब ये सब है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो बहुत प्रीमैच्योर इन सब बातों को करना, 1 महीना और निकालने दीजिए, दिवाली के बाद सरगर्मियां तेज होंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी जी। पुष्परंजन जी, आखिरी टिप्पणी आपसे इस पूरे विषय को लेकर के। देखिए, दिवाली का समय जब आता है ना, तो घर को अब थोड़ा झाड़ पोछ करते हैं, पुराने फर्नीचर को ठीक ठाक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करके, और जो कबाड़ है उसको बाहर निकाल के फेंक डालते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। कांग्रेस को भी इसी तरह से अपने घर को दिवाली की तरह ही ठीक ठाक करे, कबाड़ को निकाल के बाहर फेंके। अगर उनको जो लगता है कि यूजलेस है, उनको उस कबाड़ को निकाल के फेंके बाहर, घर को दुरुस्त करे, नए फर्नीचर भी लाए, थोड़ा घर को डेकोरेट करे, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि ठीक ठाक घर आपका चले, तो आपको उस तरह से आना पड़ेगा। वरना हम लोग व्याख्या करेंगे जरूर, चुनाव से पहले भी व्याख्या करेंगे, मगर आप सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज करके आप चाहेंगे कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक और विशालतम पार्टी को फिर से जिंदा करते हैं, फिर से उत्तर प्रदेश में आप ले आए। उत्तर प्रदेश में आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा होता है, तब 2024 भी आप सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुआ तो 2024 में मुझे लगता है कि फिर आपको वहां एक बड़ा परिवर्तन करने में मुश्किल होगी आपको। जी गजाली साहब, इतना ही एक कहना सवाल चाहता पुष्परंजन जी, एक हूं। सवाल मुझे आपसे आखिरी ये भी करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की पोजीशन या सोनिया प्रियंका गांधी की पोजीशन को बड़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनको इलेक्शन जीतना आसान हो, ऐसा तो नहीं है? ये आरोप आज अखिलेश यादव ने भी लगाया है। आज उनके बयान में भी यही बात आई है निकल के, कि कांग्रेस को जानबूझ के बीजेपी हाईलाइट कर रही है, और उनके लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके जो थिंक टैंक है या उनके जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं। देखिए, जो वोट देने वाला है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जानता कि बहुत उदार वो लोग हैं। जब पहाड़ के आदमी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो यानी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सवाल किया कि उत्तराखंड का व्यक्ति, एक मठाधीश, हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, बाहरी व्यक्ति। उत्तर प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है, वोटर का दिल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े कैनवास को लोग सोचते हैं, उदार मना है। लेकिन इसका जरूर विश्लेषण करेंगे कि क्या केवल बीजेपी की वजह से कांग्रेस या खासकर प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की चेष्टा हो रही है, और भी कारण है। लोग ऊब चुके हैं इस तरह के शासन से, जहां की दिल्ली में आप देख लीजिए ना, दिल्ली को उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या लेना देना है साहब। यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के, कोई पूछता है कि आपकी यहाँ क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पूछते हैं कि भाई आपने अपना बैनर योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बस स्टैंड पर क्यों लगा रखा है? क्या मतलब है आपको? यहाँ के वोटर है क्या? क्या चुनाव आयोग को लिख के देना चाहिए, राष्ट्रपति तक बात उनके संज्ञान में देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है? यहाँ पर बहुत सारी रणनीतिक बातें हैं जिसकी आवश्यकता है कांग्रेस भी उस पर चोट करे, और जो लोग बीजेपी से भिड़ रहे हैं वहां पर, बीजेपी के विरुद्ध खड़ा रहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसके परिदृश्य में, उन्हें भी ये प्रश्न उठाना चाहिए अपने आप। जी गजाली साहब। जी,
जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे आपका आखिरी कमेंट चाहिए आप इस पूरी परिचर्चा में। हाँ हाँ आपका आखिरी कमेंट क्या होगा इस पूरी परिचर्चा पर कि क्या आगे का मूव क्या है, कांग्रेस को किस तरह आगे हाँ जाना चाहिए और किस तरह से इस पूरी चीज को देखना चाहिए हमें। देखिए, हमने बात की शुरुआत प्रियंका गांधी की लखीमपुर की गतिविधियों से की थी, और मैं समझता हूँ कि मोमेंटम जब बनते हैं, जैसे क्रिकेट के खेल में कई बार मोमेंटम बनता है कि एक साथ 2-3-4 विकेट गिरते हैं या 2-3-4 छक्के चौके लग जाते हैं, तो ये मोमेंटम अच्छा है पार्टी के लिए। और जो पार्टी से जुड़े हुए जो बाकी मसले हैं हमने डिस्कस किया, और हमने अलग अलग फोरम पे सुनाई भी पड़ते हैं। अगर कोई आलोचना भी करता है कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ ग्रहण करने लायक होती है। तो पार्टी को अपने आप को रीऑर्गेनाइज या जो भी करना है जल्दी करना चाहिए, और तेजी से अपने नए स्वरूप को या जो भी एक सुगठित स्वरूप को लेकर के कम से कम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में, और अगर कोशिश करें कि हम सत्ता में आए उत्तर प्रदेश की, टारगेट तो वही होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोमेंटम पार्टी ने बनाया है, ये मोमेंटम कायम रहे, इसके लिए हमें एक आध महीना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो 2-1 महीने बाद तो चुनाव की ही स्थितियां आ जाएंगी। तो बात तो सिर्फ वही है कि प्रियंका गांधी ने एक बेहतर स्थिति आपके लिए फिलहाल बनाई हुई, जिसका फायदा उठा। माथुर साहब, आखिरी टिप्पणी आपसे कि जो मोमेंटम बनाया है ये कैसे आखिर तक बाकी रहे। भाई देखिए, जहां तक कांग्रेस या समाजवादी या भाजपा किसी पार्टी का सवाल है, वो पुरानी एक कहावत है ना कि दिल्ली दूरस्थ है। तो मुझे लगता है कि लखनऊ का सिंहासन जो है अभी सब पार्टियों के लिए दूर है, और ये है, और इस दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं। मुझको अल्टीमेटली ये लगता है कि किसी बाद में कुछ भी अभी कह लें, लड़ लें, डिफरेंसेस कर लें, बाद में यूपी में जो है बीजेपी, सॉरी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोalition बनाना पड़ेगा, चाहे चुनाव से पहले बनाए या बाद में बनाए। तब और तभी जो है क्या करना चाहिए, ये लोग जो है बीजेपी को रिप्लेस कर पाएंगे। तो आई कैन फोरसी ए कोलिशन और सम इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग बिफोर इलेक्शन बिटवीन कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी मेहमानों का आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। ये परिचर्चा हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो